नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यूएस की रिसर्च एप्टीट्यूड के। ओके, तो बने रहिए वीडियो के साथ। वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलना है। एंड इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। ओके, और जो भी बच्चे साइकोलॉजी वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हमारी यूट्यूब चैनल अलग से है। तो उस चैनल का नाम है स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर एजुकेशन वाले बच्चे हैं, ओके, तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि सारे के सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन उसकी भी आपको मिलती रहे। ओके, तो चले दोस्तों, स्टार्ट करें क्वेश्चन को। लाइव चैट में जो बच्चे जुड़े हैं फटाफट से ढेर सारे थम्सअप दे दीजिए। ओके, आप लोगों को पता है मैं थम्सअप की बहुत ही लालची। ओके, वैसे आपके थम्सअप से मुझे कुछ पैसे पैसे नहीं मिलने वाले, बट हाँ इतना जरूर है कि बहुत सारा मोटिवेशन मिलता रहता है मुझे। ओके, तो ढेर सारे थम्स अप दे दीजिए। चलिए फटाफट से। ओके, रेडी, चलो। तो एक लाइन हो जाए, क्या लाइन हो जाए बताओ। अब की बार नेट जा रहा है पार। ओके, और जिन बच्चों का नेट हो चुका है, जेआरएफ का सपना है, उनके लिए कौन सी लाइन है आप लोगों को पता है। अब की बार जेआरएफ पार। और मेरी ओर से स्पेशल आप लोगों के लिए नई लाइन क्या है भाई, दम लगा के फैसा। चलिए रेडी स्टेडी गो। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की और देखते हैं आज कौन बनेगा चैंपियन। ओके, वैसे तो मैंने आज बहुत सारे क्वेश्चन नहीं लिए, बहुत ही कम क्वेश्चन लिए, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। ओके, चलिए बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, आपको असर्शन रीजन दिया हुआ है। ओके, असर्शन कह रहा है कि सहसंबंध गुणांक, जिसको हम बोलते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट, ओके, उसका जो मान होता है ना वो -1 टू +1। यहाँ पर प्लस नहीं किया है, लेकिन देखो यहाँ पर किया है, -1 टू +1 से परास के बीच से होता है। ओके, रीजन बता रहा है क्योंकि अन्य दो चरों के सहसंबंध से एक चर के मान का पूर्वानुमान करने में कोई सहायता नहीं मिलती है यदि हमें दूसरे चर का मान पता है। चलिए इसका आंसर करिए। देखो, कोरिलेशन कॉफिशिएंट होती है ना, वो जो कोरिलेशन जब हम ज्ञात करते हैं ना, ये मैंने स्टडी ऑफ साइकोलॉजी पर पढ़ाया हुआ है। ओके, और ये पूछा कहाँ गया है, पूछा गया आपके पेपर 1 के अंदर। ओके, ये मैंने स्टडी ऑफ साइकोलॉजी में पढ़ाया हुआ है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग वाले रिलायबिलिटी में पढ़ाया हुआ है। ओके, रिलायबिलिटी। ओके, इसके अंदर मैंने ये कोरिलेशन वाला आपको पढ़ाया हुआ है। तो जिनको मतलब जो साइकोलॉजी वाले बच्चे उन्होंने तो देखा ही होगा, लेकिन जो बच्चे पेपर 1 वाले हैं वो तो यही भ्रम में रहते हैं, भाई ये तो साइकोलॉजी का वीडियो, हमारे काम का वीडियो है नहीं, है ना। फिर यही भ्रम टूट जाता है जब एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, वैसे ये क्वेश्चन है आपका किससे, रिसर्च से जुड़ा हुआ है। ओके, और ये जो साइकोलॉजी के अंदर हमारा जो यूनिट है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, वो भी मतलब कि रिसर्च के अंदर जो टूल्स हम अप्लाई करते हैं ना, तो वो टूल्स कैसे बनाया जाता है, टेस्ट कैसे बनाया जाता है, उसी के बेस पर पूरा का पूरा यूनिट दिया हुआ है। ओके, इसी वजह से उसके अंदर भी आता है, रिसर्च के अंदर भी आता है। ओके, क्लियर। चलो, कोरिलेशन की बात होती है। अब देखो, मैंने अभी भी कुछ टाइम पहले ही मतलब कि आपको हाइपोथेसिस के बारे में भी पढ़ाया था, अगर आपको पता हो तो वहां मैंने आपको क्या बताया था, वहां पर मैंने एनपीसी कर्व बनाया था, है ना। इस तरीके से ये एनपीसी कर्व यहाँ से मतलब नीचे टच नहीं होता है, ऐसे ही रहता है। ओके, थोड़ा सा ऊपर सा रहता है, टच नहीं होता है, बिकॉज इनफाइनाइट होते हैं, मतलब कि अनंत तक ये विस्तृत होता रहता है। ओके, इसी वजह से। अब देखिए, यहाँ पर जो होता है ना कोरिलेशन होता है ना, वो -1 टू +1 के बीच में ही आता है। ये उसकी क्या होती है, रेंज होती है। क्या होती है, रेंज होती है, मतलब कि उसका विस्तार होता है। ओके, रेंज का मतलब यहाँ पर परास है ना, परास की जगह पर आप विस्तार भी बोल सकते हो। ओके, परास रेंज का मतलब है विस्तार। ओके, तो उसका विस्तार जो होता है ना वो -1 टू +1 के बीच में होता है। वो हमें डायरेक्शन देता है। ओके, कि दो वेरिएबलों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव होगा तो -1 तक जाएगा। ओके, 1 से ऊपर कभी भी नहीं जाएगा। ओके, 0.99 ऐसे आएगा, और लास्ट आपका बनेगा
1.00, ओके। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। क्लियर? तो ये बात तो बिल्कुल भी सही है आपकी। ओके, चलिए रीजन क्या कह रहा है कि अन्य दो चरों के संबंध से एक चर के मान का पूर्वानुमान करने में, ओके, कोई सहायता नहीं मिलती। ओके, अन्य दो वेरिएबल होते हैं, उनके बीच में जो को रिलेशन होता है, उन को रिलेशन से एक वेरिएबल के मान का हम जो पूर्वानुमान करते हैं, ओके, प्रेडिक्टिंग करते हैं, उनमें कोई सहायता नहीं मिलती। यदि हमें एक चर के बारे में एक वेरिएबल की वैल्यू अगर पता है, तो मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू पता है तो दूसरे की नहीं पता है, तो हमें मतलब कि यहाँ पर कोई सहायता नहीं मिलती कि भाई ये वेरिएबल जो है बढ़ रहा है तो ये वाला भी बढ़ेगा। ओके, ऐसा हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, ऐसा प्रेडिक्ट करने में हमें सहायता नहीं मिलती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए, ये भी हमने बताया हुआ है आपको, कहाँ पर पढ़ाया हुआ है, रिसर्च के टाइप्स में, कोरिलेशन वाले में। चलिए, ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर है दोनों के दोनों सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला जो रीजन है ना, वो असर्शन का मतलब कि रीजन नहीं। ओके, यहाँ पर कोरिलेशन का जो कोफिशिएंट आता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि कोरिलेशन जब हम निकालते हैं ना, तो उसका जो भी स्क्वायर मिलता है, उसकी जो वैल्यू मिलती है ना, उस वैल्यू को हम बोलते हैं गुणांक। ओके, उसको बोलते हैं कॉफिशिएंट। ओके, इंग्लिश में बोलो तो कॉफिशिएंट। ओके, तो कोरिलेशन जब हम निकालते हैं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ क्या संबंध है, उसको जब हम निकालते हैं तो वहां पर जो कोरिलेशन की वैल्यू हमें मिलती है ना, वो वैल्यू क्या कहलाती है, कॉफिशिएंट कहलाती है, गुणांक कहलाती है। ओके, और उसकी जो वैल्यू मतलब उसकी जो रेंज मिलती है ना, वो मतलब वो कितनी रेंज में होता है, -1 to +1 के बीच में ही आता है, उससे ज्यादा कभी भी कोरिलेशन नहीं आता। क्लियर? तो ये वाली बात थी, ये तो आपका कथन था, लेकिन रीजन उसका वो नहीं है। ओके, उसका रीजन मतलब कि कोरिलेशन की रेंज ही उतनी बताते हो कि वैसे तो ये बोलना चाहिए कि 1 ही उसका होता है। ओके, -1 और +1 जो बता रहा है ना, वो तो क्या डायरेक्शन बता रहा है हमें कि भाई जो कोरिलेशन आ रहा है वो किस टाइप का, उसके जो टाइप्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके, वो मैंने सारे आपको पढ़ाए हुए, जीरो कोरिलेशन। ओके, तो उनमें से कौन से कोरिलेशन बन रहा है वो हमें डायरेक्शन बताता है। क्लियर? चलो, और यहाँ पर रीजन गलत है। ओके, रीजन यहाँ पर ये तो नहीं होता ना कि दो वेरिएबल के बीच में जो कोरिलेशन है वो एक वेरिएबल के प्रेडिक्ट करने में हमें सहायता नहीं मिलती, एक वेरिएबल की जो वैल्यू होती है उसको प्रेडिक्ट करने में सहायता नहीं मिलती, यदि अगर हमें हमारे पास दूसरे वेरिएबल की क्या है, वैल्यू पता है। ओके, तो ये उसका रीजन नहीं है। ओके, लेकिन है तो दोनों के दोनों क्या है, सही। ओके, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलो, सॉरी, चलो, ओके, चलो हमारे गुजराती में बोलते हैं। चलो, सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिदृश्यों में एक तकनीक के रूप में केंद्रित समूह विशेष रूप से उपयोगी। ओके, ग्रुप फोकस की बात हो रही, ग्रुप फोकस टेक्निक है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, जब शोधकर्ता को शोध के बारे में पूर्व रूपेण स्पष्टता हो। ओके, पूर्ण रूप से क्या हो, क्लियरिटी है, परफेक्ट क्लियरिटी हो अगर रिसर्चर को रिसर्च के बारे में। ओके, टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में सामान्य भूमिका प्राप्त करना। ओके, जो भी टॉपिक है, ओके, या तो फिर कोई इश्यू है उसकी क्या है भाई, जनरल बैकग्राउंड के बारे में, क्या उसकी मतलब कि जो जनरल बैकग्राउंड होता है उसको प्राप्त करना। ओके, उसके बाद देखो, पूर्व में प्राप्त किए गए परिमाणात्मक परिणामों की व्याख्या करना। मतलब कि पूर्व में मतलब पहले से, ओके, प्रीवियसली, ओके, पहले से जो प्राप्त किए हमने जो भी क्वांटिटेटिव रिजल्ट है, ओके, परिमाणात्मक परिणाम मतलब कि क्वांटिटेटिव जो रिजल्ट है उसकी क्या करना, व्याख्या करना, उसको इंटरप्रेटिंग करना। ओके, उसको मतलब कि इंटरप्रेटिंग करना मतलब उसको व्याख्यायित करते ना, वर्णन करते हैं। ओके, तो इस तरीके से इंटरप्रेटिंग करना। ओके, डी है, जब शोधकर्ता दो चरों के बीच कारणात्मक संबंधों को स्थापित करने की इच्छा रखता हो। जब रिसर्चर क्या है, दो वेरिएबलों के बीच में क्या कोज मतलब कोजल रिलेशनशिप रहा है उसको वो क्या करना, स्टेब्लिश करना चाहता है, तब वो क्या करता है, जो फोकस ग्रुप टेक्निक होती है वो यूजफुल रहती है। ओके, ये बताया जा रहा है।
और ई कह रहा है आपका कि प्रतिभागी दुनिया में प्रभाव के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। ओके, मतलब कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट होते हैं। ओके, पार्टिसिपेंट की जो दुनिया होती है, ओके, उसके अंदर जो भी इन्फ्लुएंस होते हैं उसके बारे में क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है उसको क्या करना, जनरेटिंग करना। ओके, चलिए तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा बताओ, इसका आंसर क्या आएगा, फटाफट बताना है। ओके, फोकस ग्रुप तो पता है ना, फोकस करके एक कोई टॉपिक पर फोकस करके हम ग्रुप में डिस्कशन करते हैं। ओके, फोकस ग्रुप कहलाता है। चलिए, थोड़ी सी हिंट मैंने आपको दे दी है। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, बी, सी और ई ओनली। ओके, अब देखो, बी टॉपिक अथवा मुद्दे के बारे में सामान्य भूमिका प्राप्त करना। ओके, जनरल बैकग्राउंड प्राप्त करते, मैंने क्या कहा कि कोई एक फोकस करके, कोई एक टॉपिक को फोकस करके ग्रुप के अंदर हम डिस्कस करते हैं, है ना। तो वहां पर हम क्या करेंगे, उसके बैकग्राउंड के बारे में, जनरल बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे कि क्या मतलब कि टॉपिक जो है वो क्या कहना चाहता है, उसके बारे में आपकी क्या राय है। ओके, वो सारी चीजें वहां पर देखी जाती है। ओके, तो ये वाला आपका सही है। ओके, यहाँ पर देखो, जब रिसर्चर है वो रिसर्च के बारे में पूर्ण रूप से क्लियरिटी तो यहाँ पर नहीं करते भाई, यहाँ पर तो डिस्कशन होता है, क्लियरिटी तो होगी नहीं, है ना। उसके बाद देखो, पूर्व में प्राप्त किए गए परिमाणात्मक परिणामों की व्याख्या करना, मतलब कि पहले जो कुछ मतलब क्वांटिटेटिव रिजल्ट मिला है उसको इंटरप्रेटिंग करना, उसके बारे में व्याख्या करना, उसके बारे में चर्चा करना। जबकि हम बोल देना कि पहले ऐसे ऐसे रिसर्च हो चुके थे, उसके उसके मतलब कि उस रिसर्च के हिसाब से हमें ये रिजल्ट देखने को मिला था, तो उसका रीजन ये था, वो था। ओके, वो सारी एक्सप्लेनेशन करते हैं हम यहाँ पर, डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये वाला भी सही है। उसके बाद देखो, डी है, जब शोधकर्ता दो वेरिएबलों के बीच में कोजल रिलेशनशिप जब हम स्टेब्लिश करना चाहते हैं, ओके, तब तो हम कोरिलेशन रिसर्च लगाते हैं ना, जो कोरिलेशन रिलेटेड जो रिसर्च होता है उसको करते हैं भाई, फोकस ग्रुप टेक्निक का यूज नहीं किया जाता वहां पर। ओके, तो ये तो पहले से भी गया आपका। ओके, अब रहा आपके पास एक ही बचा है, और वो है प्रतिभागी दुनिया में प्रभाव के बारे में समझ का स्तर उत्पन्न करना। मतलब यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग लेवल देखा जाता है कि कितना आप अंडरस्टैंड कर पाते हो उस टॉपिक के बारे में, उस इश्यू के बारे में जो समस्या आपको दी गई है। ओके, तो ये था आपका यहाँ पर आंसर, बी, सी, ई ओनली। ओके, तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर लगाया है उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलो, यहाँ पर आपको दिया है नॉमिनल, ऑर्डिनल, मीन, वेरिएंस। ओके, और यहाँ पर उसकी मतलब कि उसका मीनिंग क्या होता है वो बताया, मतलब उसके अंदर क्या क्या आता है वो बताया हुआ है। ओके, दत्त के मानों में फैलाव, मतलब कि जो डाटा होते हैं उनकी वैल्यू में जो स्प्रेड होता है, मतलब कि जो फैलाव होता है उसके बारे में मतलब नहीं, फैलाव का मतलब मैं प्रॉपरली नहीं बताऊंगी, बिकॉज आपको आंसर पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू, उसके बाद रैंकिंग, कैटेगराइजेशन। चलिए, यहाँ पर इन दोनों के बारे में मैं बताती हूँ आप लोगों को। ओके, मेजरमेंट करने के लिए स्केल का यूज किया जाता है, किसका, स्केल का यूज किया जाता है। उसके अंदर 4 टाइप्स के स्केल होते हैं, 4 टाइप के, कितने, 4 टाइप्स के। सबसे पहला आपका आता है नॉमिनल। ओके, उसके बाद उससे बड़ा आता है ऑर्डिनल। ओके, उसके बाद इससे भी बड़ा आता है इंटरवल। ओके, और उसके बाद इससे भी बड़ा आता है रेशियो। रेशियो पढ़ा था ना, हाँ, रेशियो, दूध वाले भैया, है ना। चलो जी, तो यहाँ पर नॉमिनल होता है ना, वहां पर हम ओनली क्या करते हैं, कैटेगरी में डिवाइस कर लेते हो। कैटेगरी, कैटेगरिकल बोलो या फिर कैटेगराइजेशन बोलो, जो भी बोलो कि कैटेगरिकल यहाँ पर यूज करते हैं अभी। ओके, कैटेगरी वाइज उनको क्या करता है, किया जाता है, रखा जाता है। मतलब कि मान लो जैसे कि मैं नेम के बेस, नॉमिनल का मतलब होता है नामित, उसके मतलब नाम से ही पता चलता है। ओके, नेम के बेस पर हम उनको वर्गीकृत करते हैं। ओके, इसको वर्गीकृत भी बोल सकते हैं, वर्गीकरण बोल सकते हैं, वर्गीकृत बोल सकते हैं। ओके, जो भी बोलो। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं लिख देती हूँ सीता, मीना, ओके, हमारी तनिक्षा, है ना, फिर अंकिता। अब मैम, अब आप बोलोगे मैम ने तो सारी लड़कियों के नाम लिख दिए, लड़के कहाँ है? चलिए, आशीष को यहाँ पर रख लेते हैं, आशीष है। फिर कौन सा है, तिवारी जी हमारे, पंकज। ओके, फिर याद करो, आदित्य राय जी हमारे रिपोर्टर जी है। ओके,
ग्रुप के। ओके, उसके बाद याद करवाओ भाई। हाँ ओके विवेक। ओके, अब देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर उनके नाम के बेस बेस पर ही उनको मतलब कि बताया, उनका जो रिजल्ट है वो उसके नाम से ही हमने बता दिया, सीता, मीना, तनिषा, अंकिता, आशीष, पंकज, आदित्य, विवेक। ओके, तो ये क्या है भाई, ये मैंने कैटेगरी वाइज तो किया, वर्गीकरण तो किया, लेकिन किसके बेस पर किया, नेम के बेस पर किया। ओके, जैसे कि कुछ होते ना क्रिकेटर होते हैं, तो क्रिकेटर के टी शर्ट पर पता है आपको नंबर लिखा हुआ होता है ना, कि 10 नंबर होता है। ओके, उसके बेस पर हमें पता चल जाता है कि ये मतलब कि किसकी, ये कौन खेल रहा है ना। जैसे कि मान लो, जस्ट एग्जांपल है, मुझे नहीं पता, मैं क्रिकेट बहुत ज्यादा नहीं देखती हूँ इसलिए मुझे नहीं पता। जैसे कि मान लो कि धोनी है, तो धोनी की टी शर्ट पर 10 लिखा हुआ है, तो आपको पता चल जाएगा, 10 नंबर देखोगे तो पता चलेगा ये धोनी खेल रहा है ना। तो ये क्या है, नॉमिनल डाटा है। ओके, उसके बाद देखो ऑर्डिनल बोलता है कि नॉमिनल तेरे से भी ज्यादा मैं थोड़ा सा आगे हूँ। ओके, तू शेर है तो मैं सवा शेर हूँ। ओके, तो ये ऑर्डिनल क्या करता है पता है, चीटिंग कर लेता है। क्या करता है, चीटिंग करता है। कैसे चीटिंग करता है, ये क्या करता है, कैटेगरी को लेता है। ओके, कैटेगोरिकल डाटा को तो लेता ही है। ओके, मतलब नॉमिनल की डाटा ले लिए उसने, कैटेगरिकल ले लिए, और साथ ही साथ अपना कुछ तो जोड़ना पड़ेगा ना उसको सवा शेर होने के लिए। तो वो क्या करेगा, अपना ऑर्डर, ओके, ऑर्डर ऑर्डर को यहाँ पर रख देगा। मतलब कैटेगरिकल का मतलब क्या होगा, वर्गीकरण इसने ले लिया, किसे, नॉमिनल से ले लिया। ओके, वर्गीकरण को लिया। ओके, ये वर्गीकरण है। ओके, और ऑर्डर मतलब क्रमिक। अब क्या हुआ, देखो वर्गीकरण में तो हमने सीता, मीना, तनिषा, अंकिता ऐसे लिख दिया। अब ऑर्डिनल क्या करेगा, उनको रैंक देगा, 1 2 3 4, ओके, 5 6 7 8 ऐसे रैंक देगा। जैसे कि आप कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां पर बोलते हैं ना कि भाई ये फर्स्ट नंबर पर आए, सेकंड नंबर पर आए, थर्ड नंबर पर आए, है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, रैंकिंग में हम उसको लगाते हैं, उसको रैंकिंग भी बोलते हैं। ओके, ऑर्डिनल रैंक रैंक देते हैं, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक। ओके, इस तरीके से उसको ऑर्डर में, या तो फिर हम रैंक भी बोल सकते हैं इसको। ओके, रैंक देते हैं। ओके, लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता चलता है भाई कि यहाँ पर 2 पर्सन है, तो उनमें से मतलब मान लो कि इसका फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, तो फर्स्ट रैंक वाले को कितने स्कोर प्राप्त हुए, सेकंड नंबर वाले को कितने स्कोर प्राप्त हुए। ओके, और हम ये भी नहीं मतलब कि यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थ्री, अगर मान लो फर्स्ट सेकंड, अगर मान लो कि सेकंड नंबर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ओके, तो हम यहाँ पर इन लोगों के बीच का मतलब कि इंटरवल भी नहीं पता कर पाएंगे, मतलब अंतर नहीं पता कर पाएंगे। मान लो कि फर्स्ट नंबर वाले को 50 में से मान लो 45 आए, और सेकंड नंबर वाले को मान लो कि 30 आए, थर्ड नंबर वाले को मान लो कि 25 आया, और फोर्थ नंबर वाले को मान लो कि 24 आया, और फिफ्थ नंबर वाले को मान लो कि 23 आया। ओके, अब देखो यहाँ पर इनके बीच का जो अंतर है ना, वो तो मतलब अलग अलग है ना, अलग अलग है ना। तो ये तो हमें पता ही नहीं चलता है ऑर्डिनल के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हमें ओनली क्या पता चलता है, नेम पता चलता है। ओके, और क्रम क्रम पता चलता है, रैंक उनका पता चलता है। ओके, अब इंटरवल साहब आए। ओके, इंटरवल साहब आए तो उन्होंने कहा नॉमिनल, ऑर्डिनल, आप दोनों मेरे से बहुत ही छोटे हो। ओके, तो आप लोग मतलब कि आप लोगों से मैं थोड़ा सा ज्यादा सवाया हूँ, मतलब कि सवा शेर हूँ, कि ज्यादा सवा शेर हूँ। ओके, तो वो हमने रेशियो में पढ़ा था ना कि एक्स जो है वो वाई का सवा गुना है, एक्स जो है सॉरी वाई है वो एक्स का सवा गुना है। ओके, और जेड है वो वाई का सवा गुना है। बस ऐसे चलेगा ये सवा गुना। ओके, इस तरीके से समझ लो। तो यहाँ पर भी इंटरवल क्या करेगा, कैटेगरी को तो लेगा ही। ओके, कैटेगरिकल डाटा को तो उन्होंने लिया, ऑर्डिनल को ऑर्डर, ऑर्डिनल से ऑर्डर को ले लिया भाई, और फिर जाके अपना तो खुद उसको कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तब जाके वो सवा गुना हो जाएगा। तो वो यहाँ पर क्या करता है, इक्वल, ओके, इक्वल यूनिट्स ऐड कर देता है। ओके, इक्वल यूनिट्स ऐड करता है। ओके, और आर्बिट्रेरी जीरो, काल्पनिक जीरो सभी में आएगा। ओके, काल्पनिक जीरो, काल्पनिक जीरो। ओके, काल्पनिक शून्य भी बोलते हैं, आर्बिट्रेरी जीरो भी बोलते हैं। आर्बिट्रेरी जीरो मतलब क्या होता है, काल्पनिक शून्य, कि अगर मान लो कि हम जो हाइट है, अगर ओके मान लो कि मुझे हाइट चेक करनी, तो मैं यहाँ पर हाइट का यहाँ पर मान लो कि स्केल बनाया हुआ है,
ये 1 फीट है, ये सेकंड 2 फीट है, 3 फीट है, ओके, ये 4 फीट है। तो यहाँ से मैं जब यहाँ पर खड़ी होंगी ना, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, तो कहाँ से मैं मतलब कि चेक करूंगी, तो जीरो से चेक करती हूँ, है ना। अब आप खुद ही सोचो ना कि हाइट किसी की जीरो होती है क्या, नहीं होती है ना। तो ये जीरो हम कहाँ से लाए भाई, ये वास्तविक जीरो थोड़ी ना है, एब्सोल्यूट जीरो थोड़ी ना है। एब्सोल्यूट जीरो तो क्या बताए, तुम बताता है कि वास्तव में जीरो होना चाहिए, लेकिन किसी की हाइट तो जीरो होती नहीं। अगर मैं वेट की बात करूं, है ना, तो वेट भी तो किसी का जीरो नहीं होता, होता है वेट किसी का जीरो, बिल्कुल भी नहीं होता। फिर भी हम यहाँ पर वेट का जो मतलब कि यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर आप देखोगे जीरो यहाँ पर बताता है ना। फिर जाके हम यहाँ पर पाँव रखते हैं हमारे, और फिर जाके ये जो कांटा होता है वो ऐसे घूमता, सुई जो होती है ना वो ऐसे घूमती रहती है। तो यहाँ पर जीरो तो हमारा वेट कभी भी होता नहीं। ओके, कोई भी बच्चा भी जन्म लेता है ना, तो भी उसका वेट मिनिमम हम अगर मान के चलो, मिनिमम मान के चलो, तो अभी 500 ग्राम या 300 ग्राम तो वैसे भी होता है, जीरो थोड़ी ना होगा वेट। फिर भी हम जीरो से क्यों स्टार्ट करते हैं, तो ये हम काल्पनिक जीरो मानते हैं। ओके, तो आर्बिट्रेरी जीरो जो होता है ना, वो आपको ऑर्डिनल में भी आएगा, इंटरवल में भी आ जाएगा। ओके, लेकिन रेशियो की बात करते हैं, तब रेशियो क्या कहेगा, इन सबको बताओ, रेशियो क्या बताएगा, इनको बताओ तो। रेशियो कहेगा आप तीनों बहुत छोटे बच्चे हो। ओके, रेशियो क्या कहेगा, आप तीनों बहुत ही छोटे बच्चे हो, मैं आप लोगों का बाप हूँ। ये बन गया बाप, क्या बन गया, बाप बन गया, इन तीनों का बाप बन गया। अब बाप बनेंगे, आप खुद ही सोचो ना, हमारे पिता होते हैं तो हमारे सारे गुण उनके अंदर होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। मतलब कि हमारे गुण तो उनके अंदर होने ही वाले हैं, एक एक गुण तो होगे ना। तो यहाँ पर भी ऋषि साहब ने क्या किया, अपने इन बच्चों के गुण ले लिए भाई, नॉमिनल से ले लिया कैटेगरी को। ओके, कैटेगरी को ले लिया, फिर ऑर्डिनल से क्या लिया, ऑर्डर ले लिया। ओके, और इंटरवल से क्या लिया भाई, इंटरवल से इक्वल यूनिट्स ले लिए। ओके, इक्वल यूनिट्स का मतलब क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर दिया ना, तो यहाँ पर हम स्कोरिंग करेंगे। ओके, तो मान लो कि यहाँ पर इसके 45 आए थे, इसका 35 आए थे, मान लो कि यहाँ पर इसके 24 आए थे। ओके, तो यहाँ पर अगर हम मतलब बता पाएंगे कि इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ओके, डिफरेंस कितना है, वो डिफरेंस बता पाएंगे। और इक्वल यूनिट्स मतलब कि समान भी बता पाएंगे कि भाई फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मान लो कि एक का 45 आया, दूसरे का भी 45 आया है, तो इन दोनों के बीच में मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं है, जीरो डिफरेंस है, वो भी हम यहाँ पर बता पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर इक्वल यूनिट्स भी उन्होंने ले लिया। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर ये जीरो मतलब वो वाला जीरो नहीं, आर्बिट्रेरी जीरो वाला जीरो नहीं, ओके, डिफरेंस वाला जीरो। ओके, अब यहाँ पर देखो उसने क्या कर दिया, एब्सोल्यूट जीरो, मतलब कि वास्तविक जीरो भी इन्होंने अपना खुद का बताया। ओके, अपना खुद का भी तो कुछ ऐड करना पड़ेगा ना, तो अपना खुद का क्या ऐड किया, वास्तविक शून्य। ओके, भौतिकी जो शास्त्र होते हैं ना, तो वहां पर ये रेशियो का बहुत ज्यादा यूज होता है। ओके, वहां पर हम एब्सोल्यूट जीरो का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जैसे कि टेम्परेचर को हमें मतलब मेजर करना है, तो टेम्परेचर जो होता है ना, वो 0 डिग्री टेम्परेचर भी होता है कि नहीं होता है। टाइम की बात करें तो रात को 12 बजे भूतों का डेरा लगता है। ओके, उस टाइम अगर देखा जाए ना, तो 0000 हो जाते हैं, है ना। ऐसी वॉच होती है ना, तो उसके अंदर 0000 सारा बताते कि नहीं। तो ये क्या है, आपका वास्तविक जीरो। क्लियर, तो इस तरीके से इनको आपको याद रखना है, ये मेजरमेंट स्केल है। ओके, उसके 4 टाइप्स है, मैंने आपको पढ़ा दिए। ओके, वैसे मैंने पिछले मतलब कि पिछले जो सिलेबस जब करवाया था पिछली बार, वहां पर भी करवाया हुआ था। ओके, ये कहानी हमने किसकी कही, स्केल की कही। चलिए अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं मीन की। तो देखिए पहले इसको इसको जोड़ लेते हैं। नॉमिनल में क्या आएगा, कैटेगराइजेशन आएगा। ओके, संवर्गीकरण या तो वर्गीकरण जो भी बोलो। ओके, वर्गीकरण शब्द भी मिल जाएगा आपको। ओके, पिछली बार 2020 में वर्गीकरण वर्ड्स मिलेंगे। ऑर्डिनल की बात करेंगे तो रैंकिंग आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, ए के अंदर 4 है, बी के हमारे अंदर 3 है। ओके, तो 4 से ही आपका आंसर बन गया है 20 तो करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पर मीनिंग समझ लो, मीन मतलब औसत, एवरेज, एवरेज भी बोलते हैं। और यहाँ पर देखो औसत वर्ड दिया है और मीन। ओके,
तो माध्य भी दिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अब ये क्या आएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू आएगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्यों आएगी, मान लो कि तनिक्षा के आए 45, अंकिता के आए 44, आशीष के आए 47, ओके, तिवारी जी के आए मान लो कि 43। ओके, अब देखो इन लोगों के तो मार्क्स तो अलग अलग है। अब मैं इनकी एवरेज निकालूंगी, इनका एवरेज या तो मीन, दोनों सेम चीज है। ओके, एवरेज या तो मीन निकालूंगी तो मैं क्या करूंगी, इनका सम करूंगी 45, 44, 47, ओके, प्लस 43 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 1 2 3 4 है तो 4। ओके, अब इनका सम करो, 5 4 9 9 7 कितने होंगे, 16 3 19 हो गए, 9, यहाँ पर 1 4 4 4 16 1 17, 100 कितने होंगे 179 बटे 4। ओके, तो 4 4 16, यहाँ पर 1 9 आ गए तो 4 4 16। अब 44 पॉइंट आपका आगे चलेगा। ओके, तो मतलब यहाँ पर हमारी एवरेज कितनी बता रहा है, 44 पॉइंट समथिंग बता रहा है। ओके, 44.5 जो भी आ रहा है। ओके, तो मतलब ये तो अब देखो यहाँ पर 44 पॉइंट अगर हमारी वैल्यू आ रही तो तनिष्का के तो भाई 45 थे, आशीष के 44 थे। ओके, अंकिता के सॉरी अंकिता के 44 थे, आशीष के 47 थे, तिवारी जी तो भाई फायदे में हो गए है ना, उनको तो 43 थे। और इनकी एवरेज कितनी बता रही है, सबके साथ में मिला के बनाई तो 44 बता रही है ना। लॉस किसको जा रहा है, आशीष को जा रहा है। तो ये क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ओके, वैसे वास्तव में उनके स्कोर इतने नहीं होते हैं। ओके, आगे पीछे होते हैं, लेकिन बीचों बीच का मान हम निकालते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। ओके, तो मीन में जाएगा 2 नंबर। ओके, तो सी में क्या आया, 2 आया। अब आपके पास वेरिएंस रहा, वेरिएंस क्या होता है, फैलाव होता है। जैसे कि मैंने अभी आगे बताया ना, एनपीसी हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो एनपीसी में ये बीचों बीच होते हैं, यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर का मान, और यहाँ पर जो भी स्क्वायर मिलते हैं ना वे ऐसे देखो, यहाँ से ऐसे जो फैले रहते हैं ना उसी को बोलते हैं वेरिएंस। ओके, तो दत्त मतलब डाटा, डाटा के जो वैल्यू मिलती है ना हमें, उसका जो फैलाव कितना है वो बताता है वेरिएंस। ओके, तो यहाँ पर आ गया आपका फर्स्ट नंबर। क्लियर, तो आई होप यहाँ पर समझ आ गया होगा। डी में फर्स्ट नंबर वेरिएंस वाला और मीन वाला जो है ना, देखो औसत जो है वो तो हमने आपको मतलब कि मैथ्स में भी पढ़ाया है, एवरेज। ओके, और मीन की मैं बात करती हूँ तो मैंने ये भी आपको कहाँ पर पढ़ा है, स्टडी ऑफ साइकोलॉजी चैनल पे साइकोलॉजी में पढ़ा है। ओके, वेरिएंस और मीन ये दोनों के दोनों पढ़ा है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर कौन सा आंसर आएगा आपका, 20 द करेक्ट आंसर। चलिए, तो जिन बच्चों ने बी आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई हो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, अजर्सन रीजन है, बहुत ध्यान से आंसर करना है। ओके, अजर्सन कह रहा है कि किसी शोध परिकल्पना H1 का निराकरणीय परिकल्पना H0 की सहायता से परीक्षण किया जाना चाहिए। वर्ड्स को पकड़ना है, ध्यान रखना है। हाइपोथेसिस पढ़ाई तभी बताया था, बार बार बोल के बताया था। ओके, आज नहीं बताऊंगी। चलो, शोध परिकल्पना H1 की तर्क संगति की अभिपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जा सकती। चलिए, इसका आंसर करिए, क्या आंसर आएगा। सॉरी, चलिए, चलिए, ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहला मैं वर्ड आपको बता देती हूँ। ओके, वर्ड ये है कि भाई मैंने क्या बताया था आपको, भाई मैंने बताया था कि कभी भी H1 मतलब आपकी अल्टरनेटिव 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 हाइपोथेसिस होती है ना, H1 है ना। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मैंने क्या कहा था, उसका परीक्षण कभी भी नहीं किया जा सकता, बिकॉज वो 100% ट्रू ही होती है। अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ओके, उसका परीक्षण करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सबसे पहले वर्किंग हाइपोथेसिस आती है, उसके बाद नल हाइपोथेसिस आती है, उसके बाद आपकी अल्टरनेटिव आती है। वर्किंग अगर
फॉल्स हो जाती है तो फिर हम नल हाइपोथेसिस को चेक करते हैं। अब परीक्षण इन दोनों का ही होता है, वर्किंग और नल का ही, मैंने बार बार बताया था एग्जाम्पल के थ्रू। और नल भी अगर आपकी फॉल्स हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली बिना परीक्षण के ही क्या हो जाती है, करेक्ट हो जाती है, ट्रू हो जाती है, उसको परीक्षण करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, सूरज जो है वो पूरब से निकलता है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है भाई, वो डेली वहां से ही निकलता है तो उसको टेस्ट करने की क्या जरूरत है ना। तो यहाँ पर भी यही बात है, अगर ये दोनों गलत हो जाती है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, है ना। तो उसको टेस्ट करने की, इसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है भाई, ये तो लास्ट में आती है तो उसको टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिकली। हम मान लो ना कि 1 2 3 बच्चे थे, पार्टिसिपेंट किए, अब ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, ओके, तो उसके बाद इसको डायरेक्टली मतलब कि पास तो वैसे भी नहीं किया जाता है ना, लेकिन अगर मान लो कि इसके पीछे कोई है ही नहीं तो फिर आपको नंबर ही देने हैं तो आप उनको नंबर दे देंगे। पीएचडी का मतलब यहाँ पर पीएचडी का एग्जांपल लेते, ओके, मान लो कि 3 बच्चे थे, ओके, 3 बच्चे थे, तीनों बच्चों ने एग्जाम दी, ओके, एग्जाम दी। अब क्या हुआ पता है कि सीट भी कितनी थी, सीट 1 थी, ओके। अब देखो 1 सीट थी, 3 बच्चों ने एग्जाम दी, ये दोनों फेल हो गए, अब यही एक पास हुआ, ये 3 नंबर वाला है ना, वही पास हुआ। अब ये पास हुआ तो क्या इसकी आरडीसी वगैरह होगी भाई, इसकी मतलब कि जिस तरीके से आपके रिसर्च प्रपोजल देखकर आपका इंटरव्यू लेकर आपको सिलेक्ट किया जाता है, वैसे कोई प्रोसेस मतलब फॉर्मेलिटी करेंगे, लेकिन उसको सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये तो पास हो गया है ना, ये पास हो गया है तो उसको लेना ही पड़ेगा, एक ही सीट है तो उसको दे देंगे सीट, है ना, ये वाली बात है, समझ आई ना। तो यहाँ पर भी ये दोनों मतलब कि फॉल्स हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली ये ट्रू हो जाती है, ओके, उसको मतलब टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये वाला गलत हो गया आपका, ओके। अब दूसरा देखो, सबको हटा लेती हूँ, ओके, पहला वाला गलत हो गया क्योंकि हम उसका परीक्षण नहीं करते, ओके। चलिए उसके बाद देखो क्या है, शोध परिकल्पना की तर्क संगति की अभिपुष्टि सीधे रूप से नहीं की जाती। अरे भाई, जब हम उसका टेस्टिंग ही नहीं करते हैं तो अभिपुष्टि कैसे करेंगे, अभिपुष्टि मतलब अफर्म करना, अफर्म का मतलब दावा करना, ओके। अब दावा कैसे, दावा सीधे रूप से नहीं किया मतलब इसका तो दावा करने की जरूरत ही नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली सही हो जाती है ना, वो तो क्या है, ऑटोमेटिकली सही हो जाती है, उसके परीक्षण की पुष्टि करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, पुष्टि करने की भी जरूरत नहीं पड़ती कि भाई क्या ये सही है कि गलत है, बिकॉज वो तो डायरेक्टली ही आपकी क्या हो जाती है, सही हो जाती है, ओके। तो ये वाला भी आपका क्या है, गलत है। अब देखो यहाँ पर एनटीए ने क्या आंसर दिया है, यहाँ पर मैंने 5 ऑप्शन डाले, ओके, 4th एनटीए वालों ने डाले ही थे, ओके, 5th नंबर का है वो मैंने डाला है, ओके, बिकॉज मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। एनटी वालों ने क्या आंसर दिया होगा बताओ, जब मैं 5 ऑप्शन डालती हूँ आपको बताइए, एनटीए वाले ने ये आंसर दिया है, इसका मतलब क्या होता है, सबको ग्रेसिंग मार्क दे दिया है, बिकॉज यहाँ पर उन्होंने या तो क्वेश्चन लिखने में गलती की है या तो फिर उन्होंने ऑप्शन डालने में गलती की, ओके, ऑप्शन डालने में तो गलती हुई ही नहीं होगी बिकॉज ये तो ऑप्शन है ही, लेकिन क्वेश्चन को उन्होंने जिस तरीके से बनाना चाहिए था उस तरीके से नहीं बनाया, ऑप्शन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन को नहीं बनाया, ओके। तो यहाँ पर देखो, अगर आप ये बोलोगे दोनों सही है, ओके, आप ये बोलोगे चलो मैम दोनों सही है, तो उनको ये वाला दोनों सही था, ओके, तो उनको ये वाला या फिर ये वाला करेक्ट देना था, ओके, उन्होंने इन दोनों में से भी नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, अगर आप मान लो कि ये दोनों तो मतलब कि एक दूसरे से मान लो कि पहले तो अगर व्याख्या करता होता तो वो आंसर दे देते, व्याख्या नहीं करते होते दोनों सही होते, व्याख्या नहीं करते होते तो ये वाला दे देते, ओके। अगर आप बोलोगे कि मैम पहला वाला अजर्सन है वो सही है और रीजन गलत होता, तो यहाँ पर तो ऑप्शन है भाई, असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है मतलब नॉट करेक्ट है, तो ये वाले ऑप्शन उनको मतलब चूज करना था, वो वाला ऑप्शन उनको देना था, तो वो भी उन्होंने नहीं दिया, ओके। फिर आप बोलोगे कि मैम नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है कि असर्शन गलत हो और रीजन सही हो, ओके, तो भी उन्होंने यहाँ पर 4th ऑप्शन भी तो है हमारे पास कि असर्शन गलत है और रीजन हमारा सही है, ये भी उन्होंने नहीं दिया, ओके। ये बात कौन से वाली आई, आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वाली आई, इसी वजह से यहाँ पर हमारा कंक्लूजन सिर्फ यही निकला कि दोनों के दोनों गलत है, ओके। दोनों को दोनों सही बताते तो फिर इन दोनों में से कोई भी एक आ जाता, दोनों सही बताते तो दोनों में से एक आ जाता, ओके, बैठ जाता
मतलब कि छोटा डिब्बा बड़े डिब्बे में बैठ जाता है ना, वैसे बैठ जाता है, लेकिन नहीं बैठा, मतलब कि दोनों गलत हैं। क्लियर? आई होप यहाँ पर क्लियरिटी हुई होगी, और मैंने इसकी मतलब आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि क्यों गलत है दोनों के दोनों। ओके, चलिए। ओके, तो फिफ्थ आंसर जिन बच्चों ने दिया उनको बहुत बहुत बधाई। चलो क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है पोस्ट पॉजिटिविज्म निम्नलिखित में से किस दर्शन से संबंधित है? फिलोसॉफी की बात हो रही है, ध्यान से आंसर करना। ओके, सब्जेक्टिविज्म, क्रिटिकल रियलिज्म, इंपिरिज्म, ओके, और ऑब्जेक्टिविज्म। बताओ क्या आंसर आएगा? पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात हो रही है। ओके, हमने आपको पढ़ाया था पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म, है ना? पोस्ट, ओके, पोस्ट पॉजिटिविज्म। ओके, ये दोनों के दोनों मैंने आपको पढ़ाए हुए। चलो, ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? क्रिटिकल रियलिज्म। ओके, वास्तववाद, वास्तववाद की बात कर रहे हैं, समीक्षात्मक वास्तववाद की फिलोसॉफी जो है ना, उसकी उससे संबंधित है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि हम रियल लाइफ के अंदर जो चीजें देखते हैं, रियल लाइफ के अंदर जो चीजें बनती होती है, ओके, उसी को एक्सेप्ट करते हो। ओके, पोस्ट पॉजिटिविज्म यही तो कहता है कि समाज के अंदर रहकर हम रियल चीजों को देखकर उनको मतलब क्या करते हैं, उन पर रिसर्च करते हैं। ओके, उनको देखते हैं, उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं, पार्टिसिपेंट करते हैं, और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं भाई, रिसर्च करते हैं। जहाँ पर कभी कभी ये भी हो जाता है, सब्जेक्टिविटी भी आ जाती है। ओके, उसमें हम 100% ये नहीं कह सकते कि ये मतलब कि जो रिजल्ट निकल रहा है वो 100% सही है। ओके, उसके अंदर बायस आ जाने की चांसेस होती है। ओके, सब्जेक्टिविटी मतलब कि बायस आ जाता है, पक्षपात, पूर्वाग्रह। ओके, ये सारी चीजें हम उसके अंदर भावुक हो जाते हैं कभी कभी। ओके, तो उसी वजह से हमारा रिजल्ट जो है वो गलत आ जाता है। ओके, और इसी रिजल्ट को हम जनरलाइज भी नहीं करते। ओके, वो तो आपको पता ही होगा, हमने क्वालिटेटिव में भी पढ़ाया था, पोस्ट पॉजिटिविज्म में भी पढ़ाया था कि क्वालिटेटिव, जहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर क्या आती है, क्वालिटेटिव डाटा होते हैं। ओके, और पॉजिटिविज्म में क्या होता है, क्वांटिटेटिव डाटा होते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा जहाँ पर भी आता है ना, वहाँ पर हम रिजल्ट को जनरलाइज नहीं करते हैं पूरी पॉपुलेशन पर। ओके, हमने ये मान लो सैंपल लिया तो उसी सैंपल तक ही हमारा रिजल्ट जनरलाइज होगा, पूरी पॉपुलेशन पर हम जनरलाइज नहीं करते। जबकि क्वांटिटेटिव की बात आती है तो हम पूरे पूरे के पूरे पॉपुलेशन पर क्या कर सकते हैं, जनरलाइज कर सकते हैं। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर दिया है उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है टाइप 1 एरर तब होती है जब गलत शून्य परिकल्पना को अस्वीकार कर लिया जाता है। और स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि यादृच्छिक प्रतिचयन के सिद्धांत का उल्लंघन करने के कारण प्रतिचयन त्रुटि होती है। यहाँ पर त्रुटि। ओके, चलिए इसका आंसर करिए। अब देखो, टाइप 1, ओके, एंड टाइप 2। टाइप 1 को क्या बोलते हैं, अल्फा एरर, है ना? टाइप 2 को क्या बोलते हैं, बीटा एरर। क्लियर? ये दोनों एरर है। ओके, ये दोनों क्या है भाई, एरर है। अब देखो टाइप 1 एरर क्या होता है, हमने आपको एग्जाम्पल भी दिया था। ओके, सही लड़की को, हमने तिवारी जी का भी एग्जाम्पल दिया था आपको, है ना, कि सही लड़की को, सही लड़की को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ओके, सही लड़की को क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तब जाके हमारी टाइप 1 एरर बनती है। ओके, मतलब कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस है, ओके, वो अगर मान लो कि एक्सेप्ट हो रही है, वो अगर हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो रही है, ओके, और हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, या फिर ये भी मान लो कि हमारी नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो रही है और हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, टाइप 1 एरर कर रहे हैं, अल्फा एरर कर रहे हैं। ओके, जबकि टाइप 2 बीटा एरर की बात करूं तो अगर हमारी नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को H0 से लिखा जाता है ना, अगर हमारी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ओके, गलत है, फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके,
गलत लड़की को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी जीवन संगिनी बनाते हैं, ओके, तो वो क्या बन जाती है, आपकी टाइप 2 एरर बन जाती है, ओके। या तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जा रही है और हम उसको क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी टाइप 2 बीटा एरर बन जाएगी। क्लियर, ये बात हमने आपको बताई थी, समझाई थी, ओके। अगर हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो रही है और उसको हम एक्सेप्ट करेंगे ना, ट्रू हो रही है और एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर हम क्या करें, एक्सेप्ट हो रही है और एक्सेप्ट कर रहे हैं तो सही डिसीजन ले रहे हैं। और टाइप 2 एरर जो है वो रिजेक्ट हो रही है और उसको हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, सही डिसीजन ले रहे हैं, ओके। ये बात हमने आपको पूरी की पूरी हाइपोथेसिस में पढ़ाई हुई थी, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर यहाँ पर बताया कि किसकी वजह से आती है, कि रैंडमली सैम्पलिंग हम करते हैं, उसके जो सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं रैंडम सैम्पलिंग के, उसके मतलब कि उसका उल्लंघन करते हैं, ओके, तब जाके सैम्पलिंग एरर आती है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला तो आपका वैसे भी गलत हो गया भाई। देखो पहला वाला क्या बता रहे, टाइप 1 एरर है, वो कब होती है, गलत शून्य मतलब कि फॉल्स, जो आपकी मतलब कि नल हाइपोथेसिस है, ओके, जो क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, इनकरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि उसको उसका अस्वीकार कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इनकरेक्ट हो रही है तो, ओके, मतलब कि फॉल्स हो रही है। इनकरेक्ट का मतलब यही होता है ना, इनकरेक्ट मतलब फॉल्स हो रही, फॉल्स हो रही है और उसको रिजेक्ट करें। अगर फॉल्स हो रही है और उसको रिजेक्ट कर रहे हैं, ओके, तो वो तो हम सही डिसीजन ले रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर हम फॉल्स हो रही है और अगर हम उसको क्या कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे तो टाइप 2 एरर बन जाएगी। टाइप 1 एरर में क्या होगा कि अगर हमारी नल हाइपोथेसिस क्या होगी, सही होगी, ट्रू होगी और हम रिजेक्ट करेंगे, तब हमारी टाइप 1 एरर आती है ना। तो ये वाला आपका गलत है। क्लियर। और दूसरा वाला क्या कह रहा है, अब देखो सैम्पलिंग एरर क्या होती है पता है, ये पॉपुलेशन है आपकी, है ना, ये पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, सैंपल को लेते हैं, है ना, सैंपल। अब ये सैंपल जो है ना, वो सैंपल अगर इस पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, मतलब कि उसको उसके मतलब कि उसका प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तो मतलब जाके हमारी क्या आएगी, सैम्पलिंग एरर आएगी। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, सैंपल लेने में एरर कर रहे हैं, ओके। तो ये वाली बात है कि हमने पॉपुलेशन में से जो सैंपल लिया है, वो सैंपल अगर हमारी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा है, तो यानी कि प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, तब जाके आपकी सैम्पलिंग एरर आएगी, ओके। तो यहाँ पर रैंडम सैम्पलिंग प्रिंसिपल की बात नहीं आती है, ओके। ये वाला गलत है आपका, ओके। बिकॉज क्यों गलत है मैंने बता दिया, क्योंकि सैम्पलिंग एरर क्या होती है, पॉपुलेशन में से जब सैंपल को लेते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व करता है, ओके। जबकि हम जैसे कि मान लो ना, हमारे भारत से मतलब कि हमारे प्रधानमंत्री है, वो अगर किसी देश के अंदर जा रहे हैं, ओके, तो वहां पर जाएंगे तो वहां के लोग क्या सोचेंगे कि ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। अगर वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं, मान लो कि भारत से जा रहे हैं और चीन की वाह वाह कर रहे हैं, भारत का कुछ भी नहीं कह रहे, ओके, भारत के बारे में कुछ भी नहीं बता रहे, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो मतलब कि हमारे भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, ओके। तो वहां पर सैम्पलिंग एरर आ जाएगी, समझ आया ना, ये बात है। तो ये वाला भी आपका क्या है, गलत है। क्लियर। तो यहाँ पर दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है आपके, गलत है, ओके। तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है असर्शन रीजन है। असर्शन कह रहा है कि निष्कर्ष का सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में संभव है, ओके। मतलब क्या कह रहा है कि जनरलाइजेशन जो होता है ना, जनरलाइजेशन करते हैं हम, जो भी रिसर्च करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है, निष्कर्ष निकलता है ना, उस निष्कर्ष का मतलब कि जो जनरलाइजेशन करते हैं वो क्वांटिटेटिव स्टडी में ही किया जाता है, ओके। फिर यहाँ पर रीजन दिया है कि मात्रात्मक अध्ययनों में निगमनात्मक तर्कण का उपयोग किया जाता है। मतलब क्वांटिटेटिव जो डाटा होता है ना, क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वांटिटेटिव स्टडी होती है, ओके, क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडी होती है ना, उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिडक्टिव का यूज करते हैं।
अगर आपको ये पता हो हाइपोथेटिको डिडक्टिव, एम्पिरिको इंडक्टिव, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई हुई है ना। तो हाइपोथेटिको डिडक्टिव किस में आती है आप बताओगे? क्वांटिटेटिव में आती है ना। तो डिडक्टिव जो रीजनिंग होता है वो हम क्वांटिटेटिव में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। ये वाला रीजन जो है वो गलत सही है, ओके। और निष्कर्ष जो होता है ना वो भी मतलब हम जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको जनरलाइज पॉपुलेशन में से हमने सैंपल को लिया, सैंपल पर स्टडी किया, उसके डाटा कलेक्ट किया, डाटा का एनालिसिस किया, जो रिजल्ट मिला उस रिजल्ट का जो भी मतलब निष्कर्ष जो भी मिला हमें उसको हम क्या करते हैं जनरलाइज कर देते हैं पूरी पॉपुलेशन पर, है ना। तो ये बात हम क्वांटिटेटिव के अंदर संभव हो पाता है, क्वालिटेटिव में हम नहीं कर पाते हैं। बिकॉज क्वालिटेटिव में क्या होता है भाई, हम जो भी रिसर्च करते हैं उसके अंदर बायस आ जाता है, ओके। और फिर वहाँ पर हमें क्वांटिटेटिव रिजल्ट भी नहीं मिलता होता, ओके। इसी वजह से हम क्या करते हैं सैंपल तक ही उसको सीमित रखते हैं, हम मतलब पूरी पॉपुलेशन पर उसको जनरलाइज नहीं करते, ओके। तो जब भी सैंपल में से जो रिजल्ट मिलता है उसको हम पूरी पॉपुलेशन पर तभी जनरलाइज करते हैं जब हमारा जो मतलब रिजल्ट होता है, सॉरी रिसर्च होता है, जो डाटा होता है वो कैसा होता है क्वांटिटेटिव होता है, ओके। तो ये वाला भी सही, दोनों के दोनों सही है। लेकिन क्या ये मतलब कि रीजन जो बताया है क्या इसके मतलब आपका अभिकथन है क्या उसका उसके बारे में रीजन है? ये रीजन है कि डिडक्टिव रीजनिंग का उपयोग होता है, इसी वजह से यहाँ पर हम जनरलाइज मतलब कि कर पाते हैं, क्या यही रीजन है बताओ? ओके। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा कि दोनों के दोनों सही है, लेकिन आर जो है ना वो ए का मतलब कि एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, उसका रीजन नहीं है, ओके। ये अलग बात है कि डिडक्टिव हमने बताया था, इंडक्टिव और डिडक्टिव के बारे में बताया था, है ना। इंडक्टिव के अंदर क्या होता है कि स्पेसिफिक चीजों को चेक करते हैं, ओके। उसके बेस पर हम क्या कहाँ की ओर जाते हैं जनरलाइज की ओर जाते हैं, है ना। और डिडक्टिव में क्या होता है जो जनरलाइज की हुई चीजें होती ना उससे हम स्पेसिफिक चीजों को देखते हैं, क्लियर। अब आप ये ना कि क्वांटिटेटिव डाटा में तो आपने ये बताया कि भाई जनरलाइज किया जाता है, जनरलाइज तो पॉपुलेशन और सैंपल की बात होती है, ओके। ये पॉपुलेशन थी उनमें से सैंपल को चेक किया, सैंपल हमारा क्या हो गया स्पेसिफिक चीज तो हो गई, है ना। उसके बाद चेक करके हम कह सकते हैं कि हाँ ये पूरी पॉपुलेशन का जो रिजल्ट मिला है वो हमारी पूरी पॉपुलेशन सॉरी सैंपल का जो रिजल्ट मिला है वो पूरी पॉपुलेशन पर लागू होता है, समझ आया। तो पॉपुलेशन हमारे लिए क्या थी जनरलाइज चीज थी, और ये सैंपल क्या था स्पेसिफिक चीज थी, ओके। तो स्पेसिफिक चीजों को देखकर हम जनरलाइज की ओर चले जाते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर जनरलाइज चीजों को देखो, इंडक्टिव में हमने जो बनाया ना जो जनरलाइज किया हुआ था, मान लो कि पॉपुलेशन में जो जनरलाइज किया हुआ था उनको रीचेक कर रहा है, रिसर्च का मतलब ही फिर से चेक कर रहा है ना। तो डिडक्टिव के अंदर हम क्या करते हैं भाई जनरलाइज करते हैं, जो सैंपल पर जो रिजल्ट मिलता है ना उसको पूरे पॉपुलेशन पर जनरलाइज कर देते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर ये दोनों की दोनों चीजें है वो उसके मतलब के रीजन नहीं है, जो अभिकथन जो असर्शन है उसका रीजन ये नहीं है, ओके। उसका रीजन क्या होना चाहिए था कि जो आपने निष्कर्ष निकाला है उसका सामान्यीकरण केवल मात्रात्मक अध्ययनों में क्यों आता है, बिकॉज यहाँ पर हमें जो डाटा मिलते हैं वो परफेक्टली मिलते हैं, ओके। वहाँ पर बायस नहीं आता है, यहाँ पर सब्जेक्टिविटी नहीं होती ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है, जो चीजें जैसी है वैसी हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और उन्हीं चीजों को उन्हीं आंकड़ों को हम बताते हैं, आंकड़ों को फेरबदल नहीं करते, ओके। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि अगर हम मान लो एथनोग्राफी का रिजल्ट एथनोग्राफी पर जा रहे कल्चर का रिसर्च कर रहे तो वहां पर जाओगे तो हम वहां पर बहक भी जाते हैं, है ना, सामने वाले की भावनाओं में बहक जाते हैं, तो वहां पर रिजल्ट मतलब कि थोड़ा सा गड़बड़ी होने का चांसेस बहुत रहता है ना। इसी वजह से उसको जनरलाइज नहीं करते पूरी पॉपुलेशन का, क्लियर। आई होप दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको समझ आ गए होंगे, ओके। असर्शन रीजन, ओके। चलिए, तो यहाँ पर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। जिन बच्चों ने सेकंड आंसर किया उनको बहुत बहुत बधाई। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, सॉरी 8 है।
एक शोध विकल्प जो उससे प्राप्त निष्कर्षों की वैकल्पिक कारण कार्य व्याख्याओं को वर्णित करता है। देखो पहले तो यहाँ पर देखो सॉरी क्वेश्चन बोलना ही भूल गए, डायरेक्टली ऑप्शन की ऊपर चल गए। एथनोग्राफी का आशय क्या होता है ये बताया। एथनोग्राफी अभी भी एथनोग्राफी की बात कर दी हमने, है ना। देखो एक शोध अभिकल्प मतलब जो रिसर्च डिजाइन होती है उससे जो प्राप्त निष्कर्ष होते हैं ना, उसकी वैकल्पिक कारण कार्य व्याख्याओं को वर्णित करना, मतलब कि यहाँ पर पोजल एक्सप्लेनेशन देना, ये एथनोग्राफी का आशय होता है। सेकंड बता रहा है कि गुण जिसकी दृष्टि से केसों में अंतर नहीं होता है। ओके, एक ऐसा एट्रीब्यूट है, ऐसा गुण है, ओके, जिसमें क्या होता है जो केसेस होते हैं उसमें नो डिफर, ओके, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं होता, ये बताता है भाई। देखो बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर आंसर करना और देखते ही आंसर आ जाता है इसका। तो एक शोध विधि जिसमें शोधकर्ता किसी विशिष्ट संस्कृति समाज या समुदाय का वर्णन करने के लिए स्वयं लंबी अवधि तक उस सामाजिक परिवेश में रहता है। ओके, अब इसका एक्सप्लेन करने की जरूरत तो है नहीं, वैसे भी मैंने आगे एक्सप्लेन कर दिया है। ओके चलिए यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर, एक उपाय जो किसी अवधारणा का आशय व्यक्त करने के लिए किया जाता है जहाँ कोई प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध नहीं होता, मतलब कि डायरेक्टली हम किसी को मेजर नहीं कर पाते, तब जाके हम क्या करते, किसी दूसरे उपाय को यूज करते हैं, मतलब एथनोग्राफी का यूज करते हैं। ये ऑप्शन बता रहे, ओके, मैं नहीं बता रही। चलो बताओ आंसर फटाफट करो, अब तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। ओके, और वर्ड को पकड़ लिया होता ना तो अभी आंसर आ जाता। देखो यहाँ पर क्या बताया, पहले के अंदर पोजल की बात आती, तो एथनोग्राफी कौन सा रिसर्च है, आप बोलोगे क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव होगा तो वहां पर पोजल तो कभी भी नहीं आएगा। ओके, कारण कार्य की बात ही नहीं होगी वहां पर। ओके, तो ये वाला तो वैसे भी आपका पहले से ही चला गया। आप देखो दूसरा और तीसरा अभी रहने दो। ओके, फोर्थ में चलो, फोर्थ में क्या बताया जा रहा है, मेजर करने की बात है, डायरेक्टली मेजर नहीं कर पाते। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव में डायरेक्टली मेजर नहीं करते हैं, है ना, और क्वालिटेटिव में डायरेक्टली जाते, प्रत्यक्ष रूप से जाकर हम काम करते हैं। तो यहाँ पर तो प्रत्यक्ष उपाय उपलब्ध नहीं है ये बताया जा रहा है। तो यहीं से अगर आपने मेजर वर्ड को देखा होता, डायरेक्ट वर्ड को देखा होता, तो अभी आपको यहाँ पर नो डायरेक्ट लिखा, ओके, डायरेक्ट नहीं लेकिन नो डायरेक्ट, ओके, तो अभी आपको पता चल जाता कि ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है। ओके, अब बात है इन दोनों की, इन दोनों में से आपको पता होना चाहिए कि एथनोग्राफी जिसको हम नृजातीय बोलते हैं, कुछ बच्चे ना पता नहीं, मुझे नहीं पता चलता है कि ग्रुप के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं ना, वो हिंदी में ही डालते हैं, ओनली हिंदी में, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं हर बार कहती हूँ कि हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड को भी आप लोग रीड किया करो, है ना। वो अकेला हिंदी करोगे ना तो एग्जाम के टाइम पे 100% आपको मतलब दिक्कतें आएगी आएगी आएगी। ओके, तो जो बच्चे ओनली हिंदी पर फोकस करते ना उनको अभी भी मैं बोल रही हूँ इंग्लिश वर्ड को मतलब समझो। देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसी बार क्या क्वेश्चन है ना, देखो यहाँ पर क्या बताया है, एथनोग्राफी। अब आप हिंदी में पढ़ोगे ना, कोई भी बुक है या फिर किसी भी मतलब की बुक में से पढ़ोगे तो नृ जाती है ऐसा वर्ड मिलेगा। ओके, अब आपको ये नहीं पता, आपने इंग्लिश वर्ड को याद नहीं रखा, आपने तो याद रखा नहीं जाती है। अब एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आपको हिंदी में ही लिख दिया एथनोग्राफी। अब कंफ्यूज हो गई कि नहीं आप लोग, बताओ दिक्कतें आएगी कि नहीं आपको, मतलब यहाँ पर ही समस्या आ जाएगी। आप सोचोगे ये एथनोग्राफी है क्या, वास्तव में आपको पता था कि नृ जाति में ये सब चीजें होती है, लेकिन आपको ये नहीं पता था कि एथनोग्राफी को नृ जातीय बोलते हैं, है ना। इसी वजह से बोलती हूँ कि इंग्लिश हिंदी दोनों साथ में लेकर चलो। ओके, तो यहाँ पर हम एथनोग्राफी में क्या करते हैं, किसी कल्चर पर रिसर्च करते हैं, है ना, तो यहाँ से ही आपका आंसर बन जाता, कल्चर, सोसाइटी, है ना, कम्युनिटी, इसी से आपका आंसर बन जाता। फिर वहां पर हम इन्वॉल्व होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, साथ में रहते हैं। ओके, वहां पर रहकर हम क्या करते हैं, लंबे टाइम तक हम वहां पर रहते हैं, है ना, और फिर जाके रिसर्च करते हैं। तो यही मीनिंग से आपका आंसर बन जाता। तो यहाँ पर आंसर कौन सा आएगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, जिन बच्चों ने थर्ड आंसर लगाया उनको बहुत बहुत बधाई। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके, तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ आ रही होगी। ओके, कहीं पर भी दिक्कत है तो ग्रुप में मैसेज डाल दो या तो फिर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर लो, मेरी टेलीग्राम आईडी यहाँ पर लिख रही। ओके, लेकिन हाय हेलो करने के लिए बिल्कुल भी मैसेज ना करना, अगर हाय हेलो आया तो डायरेक्टली ब्लॉक हो जाओगे। ओके, तो यहाँ पर @आरती2288 ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, तो आप वहां पर अगर आपको कोई समस्या है
तभी मैसेज करना, ओके। बाकी हाय हेलो करने के लिए बिल्कुल भी ना करना, ओके, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम पास करने के लिए टाइम नहीं, ओके। और मैं मैरिड भी हूँ, 2 बच्चे भी है, तो आराम से सोच समझ कर मैसेज करना, क्लियर। तो चलिए जाते जाते वीडियो को लाइक करते जाना है, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना है, ओके। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारे के सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ओके। और कहीं पर भी दिक्कत है तो हम आपके लिए अवेलेबल है, ओके। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर यू, सबको जय श्री कृष्णा।